एंड वेलकम टू डिस्कवर बिंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ पाकिस्तान की ट्रैवल एजेंसी से जो है वो एक पर्सनैलिटी मौजूद है। इनकी अपनी एक ट्रैवल एजेंसी है, इनके मल्टीपल होटल्स हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। और हमारे साथ मौजूद है बीओपी ट्रैवल्स के तला भाई। और अस्सलाम वालेकुम तला भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू अशर भाई, बहुत शुक्रिया। तला भाई, सबसे पहले तो आपका हम अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। क्या शुरू से ही ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल ऑपरेटर्स की फील्ड के अंदर है, या फिर स्टार्ट आपने कहीं और से लिया था? अर्ली लाइफ कहाँ से है, तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताया ताकि उनके लिए थोड़ा आपको कनेक्ट करने में आसानी हो। जी ज़रूर अशर भाई, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले आपको इनवाइट करने के हवाले से। बाकी टूरिज़म का काम जो हमने बीयूपी ट्रेवल्स से इस्टेब्लिश हुई है वो 2014 में हुई है। और उसके बाद फुल फ्लेज हम नेशन वाइड अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रैवल टूरिज़म इंडस्ट्री में। उसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है, ट्रैवल कंसल्टेंसी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, होटलिंग, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। बेसिकली जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है अच्छा। सिंस 1998। ओह। उसके बाद से 2016 तक मैंने मुख्तलिफ मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कंपनीज़ में एचआर को सुपरवाइज़ किया। सही। तो बेसिकली मेरी स्टडीज़ कराची यूनिवर्सिटी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने अपना मास्टर्स किया है। और ये किस दौर की बात है? 2002। 2002, यानी कि वो पीक वो दौर था जब कराची के हालात जो है वो बेहतर नहीं थे। एजुकेशन जो मेरी हुई है बेसिकली डेफिनेटली 92 में मैट्रिक हुआ है, 94 में फिर हमारी इंटरमीडिएट, उसके बाद फिर मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से। एजुकेशन तो डेफिनेटली हमारी इसी दौरान में हुई है। तो स्टार्ट तले भाई आपने किस कंपनी से स्टार्ट किया था कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल फ़ौरन बाद, एजुकेशन के बाद? फर्स्ट जॉब जो थी मेरी जाफर ब्रदर्स में थी। अच्छा अच्छा। लेकिन जो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद जो मेरी फर्स्ट जो प्रोफेशनल जो जॉब थी एज एचआर, वो थी पीआईए में। पीआईए में हमारी जॉब हुई थी, उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो हम एचआर थे उसमें मेरी डिप्यूटेशन हुई थी। सही। उसके बाद फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हमने, जी जी। जो एचआर सर्विसेज के हवाले से अपनी सर्विसेज देती थी, जिसमें हसनैन तनवीर एसोसिएट है। इसके अलावा कराची शेरेटन में मैंने काम किया। ओके ओके। अच्छा तलब भाई, हमने देखा कि लास्ट 10-12 साल के अंदर बहुत से लोग जो है वो टूरिज़्म के अंदर आए। और पुराने लोग या तो इंडस्ट्री छोड़ के चले गए, या तो उनकी जो नई जनरेशन आई उन्होंने फिर उसको नए अंदाज के थ्रू काम किया। तो वो इंस्पिरेशन बनी आपकी मैनेजमेंट, या फिर आपको मैनेजमेंट का अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि या शौक था ट्रैवल के अंदर और इस इंडस्ट्री के अंदर आने का? बेसिकली मेरा शौक और इंटरेस्ट था बेसिकली सिंस मैट्रिक मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। इनिशियल लेवल पे फैमिली के साथ, उसके बाद फिर दोस्तों के साथ यूथ कॉलेज में और यूनिवर्सिटी लेवल में आके हमारी सही पॉलिश या ग्रूमिंग कह लें जी जी जी। कराची यूनिवर्सिटी में हुई। वहाँ पे फिर मुख्तलिफ इवेंट्स होते थे, मौके मिलते थे स्टूडेंट्स वीक के या फेयरवेल के या पिकनिक्स के या अच्छे लेवल पे करवाने के। तो बेसिकली फिर हमने हर साल जो डिपार्टमेंटल लेवल के जो ट्रिप्स होते थे वो हम मैनेज कर रहे होते थे। अच्छा। इंस्पिरेशन या एक्सपीरियंस और जो ग्रूमिंग थी वो वहाँ की है। और आपकी फैमिली में से कोई भी जो है वो इस फील्ड के अंदर नहीं था, नहीं, इस इंडस्ट्री के? फैमिली में कोई नहीं था इस इंडस्ट्री में। अच्छा तलब भाई, ये बीओपी जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या है? मतलब ये किसी चीज़ पे है या एक बस? नहीं, ये इसका एब्रीविएशन उसकी है ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। ओके ओके, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। हम जो हैं प्रमोट करने के लिए बेसिकली जो पाकिस्तान की जो नेशनल ब्यूटी है उसको प्रमोट करने के हवाले से बीओपी उसका मुखाफफ है। तो भाई बीओपी आपने कहा ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान है। बहुत से लोगों के सवालात होते हैं, बहुत से लोगों की चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर कमेंट्स के पे देख रहे होते हैं यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर, जो ट्रैवल और उसके ऊपर होती हैं, कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया या बहुत सी ऐसी जगह हैं, उनसे कंपेयर करना ज़्यादती है। तो पाकिस्तान उतना खूबसूरत है, ब्यूटी पाकिस्तान की उतनी अच्छी है, या फिर जो है वो हम कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ की फैसिलिटीज़ के लिए, या क्या? नो डाउट, बिल्कुल खूबसूरती तो बेइंतहा है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। अच्छा। लेकिन जो एक्सेसिबल हो चुकी हैं, फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सीपैक कॉरिडोर की वजह से और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारे रास्ते अब अच्छे बन चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो चुका है, एक्सेसिबल हो चुके लोगों के लिए। तो अब लोगों को मौका मिल रहा है उन जगह तक पहुंचने का। और अब जब से सोशल मीडिया के एक आया है रिफॉर्म, उसकी वजह से पाकिस्तान वो चीज़ें दुनिया तक पहुंच रही है। अच्छा, आपने तला भाई देखा है सोशल मीडिया की, आपने बात की कि लास्ट 2 से 3 साल के अंदर
जब से यूट्यूब का कल्चर पाकिस्तान के अंदर आया, तो यूट्यूब कल्चर के बाद इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर, ये जो यूट्यूब के हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हेल्पफुल रही है। तो उसमें उसका क्या, यूट्यूब ने क्या पार्ट प्ले किया है उसके आने के बाद, जब वो फुल अपने फ्लैज में आए, तो उसमें क्या पाकिस्तान के टूरिज्म के अंदर उसने पार्ट प्ले किए हैं? टूरिज़्म में 2-3 फ़ायदे ये हुए हैं कि ट्रैवल कंपनीज़ को भी बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि वो जगह जो सही तरह से लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, उन तक रीच हुई, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनकी पहले से वो प्रिपेयर करके ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंसेस का आइडिया हो जाता है, सर्विसेज का आइडिया हो जाता है, प्रॉपर एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट्री उनको मिल जाती है यूट्यूब चैनल्स की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से, तो प्लान ईजिली कर सकते हैं। दूसरा, जब इन चीज़ों को उनको कस्टमर को पता होता है, तो ट्रैवल कंपनीज़ को सर्विसेज देने में या उनको समझाने में बड़ी हेल्प मिलती है। तो आपको नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ग्लोरीफाई हो जाती हैं इस तरीके से कि जो ड्रोन शॉट्स है या जो ऐसी इमेजेस है, जो वीडियोस है, जो कैमरे की प्रोफेशनल आंख के अंदर आती हैं, वो बास औकात एक्सेसिबल भी नहीं होती हैं। जैसे ड्रोन शॉट्स हैं वो बिल्कुल पहाड़ियों के पीछे जाके एक ऐसे मकामात की होती हैं जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह इतनी आराम से नहीं जा सकती। तो उससे कितना नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ है, या वो फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है? लोग समझते हैं कि इस बात को कि वो चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है। नहीं, इस चीज़ को लोग समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन समटाइम्स ओपिनियन डिफरेंस की वजह से या नेकेड आई जो देख रही होती है और जो कैमरे के रिजल्ट्स होते हैं उसमें वेरिएशन आ रही होती है, लेकिन वो कवर हो जाती है। लेकिन मेन चीज़ जो डिस्टर्ब करती है कस्टमर को, वो ट्रैवलिंग की वजह से, तो अक्सर लोग उसके लिए तैयार नहीं होते मेंटली, तो वो थकावट या उसकी वजह से वो चीज़ उनको नेगेटिव लग रही होती है या डिफिकल्ट लग रही होती है वेरिएशन। अच्छा, तला भाई, इसके इन्फ्लुएंसर्स की हम बात कर रहे थे, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो उस पर आपने कभी हेल्प ली है, या इस तरीके से जो यूट्यूब के थ्रू जो क्रिएटर्स हैं उनकी वजह से जो हमें जितनी भी पाकिस्तान की खूबसूरती दोबारा देखने को मिलती है, जो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जा नहीं सकते हैं, तो उससे किस तरीके से आपने भी फ़ायदा उठाया होगा? अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर रहे हो। बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री की मार्केटिंग में, उसको बूम देने में और अवेयरनेस देने में। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब डिपेंड करता है वो उसकी फॉलोअर्स किस तरह के हैं, तो वो बिल्कुल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हमने भी अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को या यूट्यूबर्स को अपने साथ इन्वॉल्व किया है, जिनको हम वहाँ लेके जाते हैं मुख्तलिफ हमारे डेस्टिनेशंस पे, वो उसको। तो मतलब इसका जो है वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रैवल एजेंसी को और ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ट्रैवल इंडस्ट्री को भी और डेफिनेटली। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि लास्ट अगर मैं 5 साल की बात करूं, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस तरीके की रही हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री, हम खासतौर पे बाहर से देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से पाकिस्तान विज़िट करने के लिए अब आ रहे हैं, ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, या फिर वो प्योरली उस चीज़ पे है कि वो अपने फेलो जो यूट्यूबर्स हैं या क्रिएटर्स हैं उनको देख के जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की खूबसूरती उसके पीछे है? नो डाउट इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट है, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी किसी भी स्टेट की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सीपेक कॉरिडोर है, डेफिनेटली वो अब उसके रिजल्ट या उसके पॉजिटिव चीज़ें अब आने लगी, लेकिन इसकी प्लानिंग डेफिनेटली बहुत पहले से, अच्छा, मुशर्रफ के ज़माने से डेफिनेटली किसकी वो शुरू हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हुई 8-10 साल पहले। और एक्सेसिबल अब हुआ है डेफिनेटली, ब्यूटी तो डेफिनेटली वहाँ थी, लेकिन लोगों के लिए एक्सेसिबल अब हुआ है गुज़श्ता 7-8 सालों में। सही। तो वो अब लोग ये रीच में भी, और लोग उसको फिर जाके एंजॉय अच्छा, कर रहे हैं। तलबा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की आपने बात की, लेकिन मैं एक रीसेंट अपनी एग्जांपल देता हूँ। कराची से अगर आप जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो मेरे ख्याल से ट्रैक इतना ज़्यादा खूबसूरत मैं नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लाहौर के बाद का लगा आपका जो एरियाज़ है, इस्लामाबाद तक पहुँचते पहुँचते जो है वो थोड़ी बहुत ब्यूटी वगैरह दिखती है। लेकिन इस्लामाबाद से आगे जो डेस्टिनेशंस हैं हमारे, ये अब तक जो है वो ट्रेन सर्विस हमारी स्टार्ट नहीं हुई, बस सर्विस हमारी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये डायरेक्ट एक्सेसिबल महंगी इस वजह से नहीं है पैकेजेस वगैरह के, वहाँ पे ट्रेन का एक्सेस ही हम नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम इंडिया का हम देखते हैं, तो इंडिया का एक्सेस जो है वो नॉर्दर्न इंडिया के बहुत से शहरों तक है, लेकिन हम अभी तक जो है वो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चल रहे हैं। चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ तो इससे ट्रैवल इंडस्ट्री में और बूम आ सकता है, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे तो रोड सेटअप्स ही नहीं थे उन जगहों पर, नॉर्दर्न एरियाज़ में। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो वो अब लोग डिपेंडेंट नहीं है ट्रैवल कंपनीज़ के, ट्रांसपोर्टर्स के, लोग अपनी ट्रांसपोर्ट में भी वहाँ मैनेज करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें डेवलप हो जाएँ उम्मती लेवल पे, कुछ
ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आ जाएँ तो उससे बहुत बेनिफिट हो सकता है टूरिज्म को। तो इससे फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ साथ एक्सपेंसिव भी कम पड़ जाएंगी, ताकि आपका कॉस्ट भी स्कीम जो है वो बचती जाएगी। इसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। अभी जो हम आपने रोड्स की बात की, रोड्स की जो करंट कंडीशन है मोटरवेज के अलावा अगर हम देखते हैं तो मोटरवेज मेरे ख्याल में अभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हज़ारा एक्सप्रेस वे तक है, और इसके आगे जब आप नाराज जाते हो तो अब भी जो एक फेयर फैक्टर होता है नारायण क्रॉस करने के बाद वो होता है यार चलास में अगर हम कहीं फंस गए तो वो फिर हम लंबा फंस जाएंगे। जी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ सीपैक का मोहताज है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपके हिसाब से कुछ कर रही है? उसमें कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के इश्यूज ज़्यादा आते हैं हम्म ड्यू टू रेनफॉल या किसी भी वजह से। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो FW जो वहाँ काम कर रही है उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस पे भी काम कर रही है कि उन लोकेशंस को स्किप करके कोई ट्रैक ऑल्टरनेट बनाया जाए ताकि उस चीज़ से बचा जाए। सही। अच्छा, तो ये हम इसको हम देख रहे हैं कि कराची इस्लामाबाद से अगर हम बात करें गिलगित की, तो तकरीबन 14 से 15 घंटे का रास्ता है। ये रास्ता जो है वो जस्टिफाइड रोड की वजह से है, या ये इतना ही रास्ता ही है इसको हम देख सकते हैं कि अगले कुछ अरसे के बाद 7-8 घंटे का जो है वो रास्ता हो सकता है? इसमें रास्ता जो है हिल स्टेशन की वजह से, एक तो ये वजह है कि हिल स्टेशन है, स्पीड आपकी स्लो होती है। दूसरा ये है कि उसमें मुख्तलिफ लोकेशंस भी हैं, वो भी आप विजिट कर रहे होते हैं। मोटरवे में तो आप कंटिन्यू चले जा रहे हैं तो आपका डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाता है, इसमें तो मुख्तलिफ लोकेशंस भी है तो आप कवर करते हुए जाते हैं तो वो टाइम टेकिंग होती है। अच्छा, इसके अलावा हमने 2-3 चैलेंजेस की बात की जो हमें टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, ख़ास तौर पे आपका इसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। आप ज़ाहिर सी बात है जब कस्टमर को कोट करते होंगे तो ये सारी फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आगे बात करते होंगे। और कौन से आपके हिसाब से चैलेंजेस हैं जो अभी इस वक्त आप लोगों को फेस करने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म जो है वो उस पीक पे नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान की ब्यूटी की हमने बात की, वो जिस लेवल पे होनी चाहिए वो अब नहीं है? उसकी क्या मल्टीपल रीजंस हैं जो चैलेंजेस हैं आपको? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान के साउथ के जो रहने वाले हैं, फॉर एग्जांपल सिंध के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग, उनके लिए नॉर्थर्न एरियाज़ में जाना एक डेफिनेटली बहुत प्लान करके जाना पड़ता है ड्यू टू डिस्टेंसेस ट्रैवलिंग की वजह से। जो पंजाब का जो एरिया है वो तो उन लोगों के लिए तो नॉर्दर्न एरियाज ईजिली एक्सेसिबल है, वीकेंड पे भी प्लान करके वो लोग निकल जाते हैं। तो मेन चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। अब बाय रोड अगर बाय बस जाए बाय ट्रेन जाए वो बहुत लेंदी, 2 से 3 दिन लग जाता है नॉर्दर्न एरियाज जाने में। तो अब ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि बाय एयर क्या, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू में ऑपरेशंस स्टार्ट हो गए, जी तो उससे बड़ा अच्छा इफेक्ट आया है कि वो कराची से आप डायरेक्ट फ्लाइट चल रही हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली वहाँ की। लेकिन आपको ये लगता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और एक आम मिडिल क्लास का बंदा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता? बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से एक क्लास सिर्फ उसको अवेल कर पा रही है, सब नहीं कर पा रहे। सब नहीं कर पा रहे। दूसरा ये है कि इन फ्यूचर डेफिनेटली अभी तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शंस कोई हो सकता है किसी और इस प्लेस पे भी हो जाए। अच्छा तालिब भाई, हम क्योंकि हम लोग सारे यहाँ कराची और सिंध से हम लोग का वास्ता है, तो सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है ऐसे कोई जगहें नहीं है जहाँ पे इन सारी जगहों को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई जा सकती है, या फिर यहाँ पे फैसिलिटीज़ की वजह से जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते लोग? फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो डेफिनेटली है, लेकिन साउथ में कुछ एरियाज जैसे बलूचिस्तान का जो कोस्टल एरिया है जी वो डेवलप्ड है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है गवादर पोर्ट की वजह से, और रास्ते में मुख्तलिफ पॉइंट्स भी हैं जिन पे आप अक्सर पूरे साल ट्रिप्स अरेंज कर रही होती है। फॉर एग्जांपल और मारा है, कॉर्नवालियर है जी और गवादर में भी अच्छे खासे रिजॉर्ट्स बन चुके हैं। ऐसी कोई ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह जो आपने देखी हो या आपको पता हो और अब तक लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कराची से वहाँ पे विजिट करें? नहीं, इसमें कुछ 2-3 किस्म की डेस्टिनेशंस होती हैं। जो कुछ डेस्टिनेशंस हैं फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, जिसमें फैमिली जाए तो बेहतर रहती है। जी उसमें साउथ में तो आपका ये गवादर वाला रूट हो गया, या फिर सिंध में आप गोरखिल की तरफ चले गए, या थर साइड पे हो गई। ये नियर बाय प्लेसेस हैं जहाँ पे वीकेंड पे ट्रिप्स हो सकते हैं। जी इसके अलावा कुछ एडवेंचरस ट्रैक्स भी हैं जो बलूचिस्तान में खुजार में से हैं, 4x4 के एक्सप्रेस वाले, तो वो अच्छी जगह है। अच्छा, बलूचिस्तान की हम बात करें, बलूचिस्तान आपकी नज़र में एक सेफ़ जगह है अभी आज के दौर की बात करें, एज टर्म के फैमिली को हम लेके जा सकें? जैसे आपने खुजार की बात की, आपने गवादर की बात की, उस हिसाब से बलूचिस्तान की अभी करंट जो सिक्योरिटी की कंडीशंस हैं वो क्या है? क्योंकि हमें यहाँ से यूट्यूब के ऊपर पूरी दुनिया देख रही होती है, तो बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान जो है वो सेफ़ नहीं है ट्रैवल के हवाले से, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल ये चीज़ तो है, सेफ़ है, लेकिन समटाइम्स डेफिनेटली ये इवेंट्स ऐसे हो रहे होते हैं जिसकी वजह से डर खौफ वाली फ़ैज़ा पैदा हो जाती है और लोग अवॉइड करते हैं फिर ट्रैवलिंग को। ये चीज़ सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, ये नेशन वाइड ही है। नेशन वाइड। अब जैसे कुछ दिनों पहले कंट्री में भी एक हादसा हुआ, जी जी। लेकिन ये कि ओवरऑल नॉर्दर्न एरियाज़ में इस तरह की सिचुएशन नहीं है। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है। उतनी ख़राब नहीं है। हाँ, जितनी इस तरफ है बलूचिस्तान जी साइड। सर, आज अपना तय भाई हमने हम कराची से बात कर रहे हैं, तो कराची के अंदर जो है वो एक कराची का सी जो है वो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। अगर मैं 60-70s की वीडियोस देखूं तो ये एक बहुत खूबसूरत अट्रैक्शन हुआ करती थी फॉरेनर्स के लिए। और फिर कराची के आसपास हम देखें तो बहुत से ऐसे बीचेस हैं जो कि अब भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन उसके बावजूद कराची जो है वो मैं दुबई से कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वो बड़ा जस्टिफाइड हो जाएगा और ना ही वो कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कराची में टूरिज़्म जो है वो बिल्कुल फेल क्यों है? सिर्फ बिज़नेस हब बन चुका है और बिज़नेस टूरिज़्म होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली दुबई से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली एक ज़माना था जब यहाँ पे फॉरेनर्स आते थे, टूरिज़्म थी, बाहर के लोगों के लिए यही दुबई था। जो गर्म पानी का जो लोग एंजॉय करने होते थे, वेस्टर्न लोग, तो यहाँ आके एंजॉय करते थे। लेकिन सॉरी टू से दुबई कुछ मामला ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कि वो दुबई बनाने के लिए यहाँ पे समझे एक तरह से। अच्छा, आप वाकई में इस थ्योरी को मानते हैं कि वो मैं समझता हूँ कि दुबई को डेवलप करने के को डेवलप किया गया है उसकी और उससे कराची का इफेक्ट की वजह से इफेक्ट डेफिनेटली। लेकिन आपको नहीं लगता कराची की अपनी जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो इतनी ज़्यादा मिक्स रही हैं और इतनी उसमें मसले मसाइल रहे कि उसके बाद जो है वो टूरिज़्म यहाँ पे बनना बहुत मुश्किल थी? बेसिकली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ही ऐसी रही हैं। वो गलतियाँ तो डेफिनेटली हमारी अपनी भी हैं, जिसका हम कमियाजा भुगत रहे हैं, नुकसान हो रहा है कराची को हवाले से। अच्छा, तलत भाई हमने कराची के ऊपर बात की। एक अभी रिसेंटली हादसा हुआ, कराची से एक ट्रेन जा रही थी जिसका नवाबशाह के पास जो है वो एक हादसा हुआ और उसमें तकरीबन 50 लोग जो हैं वो उनकी शहादत हुई। ये ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं कराची से लेके इस्लामाबाद और उससे आगे हम कोयटा वाली साइड पे भी जाएं, तो ये ट्रेन मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ब्रिटिश दौर के जो ट्रैक्स बने हुए हैं वही अभी अब तक चलते आ रहे हैं। तो इनकी वजह से जो हादसा होते हैं उसमें कितना इफेक्ट आता है? क्योंकि हर बंदा जो है वो एयरलाइन अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर बंदा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अभी जैसे ग्रीन लाइन 16 घंटे फंसे रही थी, तो उसकी वजह से कितना इफेक्ट उसमें अभी रिसेंटली अगर आया हो तो इस किस तरीके से? बिल्कुल ये अनफोर्सिन ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो अक्सर औकात आ रहे होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर एज ए डिपार्टमेंटल उसको रेलवे को मेक श्योर करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे तो लोग फिर उसको अवॉइड करेंगे। सेफ्टी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसे इवेंट्स ना हो। तो आपकी नज़र में ये रेलवे टैक्स का कसूर है या मैनेजमेंट का कसूर है? मैनेजमेंट इश्यूज होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अपने तौर पे जो उसका प्रोसीजर होगा इसका चेक एंड बैलेंस का कि कहाँ से ख़राब है कहाँ नहीं है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे होंगे डेफिनेटली। अच्छा तरह भाई, आप लोग जो है वो बीओपी ट्रेवल्स जो है वो होटल इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। आप लोगों के इस्लामाबाद में और आपके हुंजा के अंदर जो है वो होटल्स भी हैं। होटल इंडस्ट्री के बारे में पाकिस्तान का आपके क्या ख्याल है? होटल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स और उसमें क्या क्या मसाइल आप लोगों को पेश आ रहे होते हैं? अब तो बहुत बेहतर सूरत हाल है। इनिशियल लेवल पे सब जगह होटल्स की अच्छी सर्विसेज के हवाले से प्रॉब्लम्स आती थी। अब जिस तरह से ट्रैवल टूरिज्म ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, एक्सेसिबल हो रही है लोगों के लिए, बहुत सारी होटल चेन्स वहाँ अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है और हर तरह के होटल्स अवेलेबल है। नॉर्मल स्टैंडर्ड होटल से लेके स्टार रेटिंग होटल्स तक के अब होटल्स मौजूद है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर तो आपके हिसाब से हम बहुत लेट नहीं है होटल इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोग का एक बूम देख रहे हैं अभी, ये बहुत ज़्यादा लेट नहीं है या ये सही टाइम के ऊपर है? क्योंकि टूरिज़्म ही अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, टूरिज़्म लेट स्टार्ट हुआ है। बेसिकली टूरिज़्म तो स्टार्ट है, लेकिन अब ये कि उन एरियाज़ में जब स्टार्ट हुआ है तो वहाँ के लिए ऐसा सही टाइम है कि वहाँ पे अब लोग पहुँच रहे हैं, सर्विसेज होंगी तो भी लोग अवेल कर पाएंगे उस। सही सही सही। अच्छा तले भाई, आप लोगों का जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी जो हमने देखे हैं लास्ट 1-1.5 साल के अंदर, उसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ भी लोगों ने जो है वो कवर करना मुश्किल हो गया था। तो इस तरीके से अभी जो करंट आप लोगों का सीज़न गया है, ये मेरे ख्याल में फर्स्ट सीज़न है इस गवर्नमेंट के बाद या जो अभी की इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उनके पास। तो उसमें जो करंट सीज़न के अंदर कितना है इसका इम्पैक्ट आया है, तो कितना इम्पैक्ट आया है आपकी नज़र में? इफेक्ट तो डेफिनेटली
हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि लेकिन सबसे जो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो हमारे सैलरी क्लास जो है, जो इनकी फिक्स सैलरी इनकम है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स है और इन्फ्लेशन जो है डेली बेसिस पे इंक्रीज़ हो रही है। बिजनेस करने वाला तबका जो है फिर अपने तौर पे मैनेज बहरहाल कर रहा है, उनको भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये कि सीज़न में क्योंकि ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जो लोग मैनेज कर सक रहे हैं वो निकल रहे हैं अलग, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमने फिर इकोनॉमिकल पैकेजेस उनके हिसाब से डिज़ाइन किए 1 डे से लेकर 12 डेज तक के। और ये अगर हम कराची में बैठे हुए हैं, कराची से बात करें तो कराची का बंदा अगर आप हुंजा और गिलगित वगैरह की बात करें तो एक मिनिमम पैकेज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं अगर उसकी बात? हुंजा और जो स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया वो सबसे समझे टॉप मोस्ट एरिया है पाकिस्तान का, नॉर्दर्न एरियाज़ का, जिसमें ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है और नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है, जिसकी वजह से बजट भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मिनिमम साइड पे 40 to 50 पर हेड एक्सपेंस होता है मिनिमम साइड। और ये हम ग्रुप ट्रैवल की बात कर रहे हैं, जिसमें वो ग्रुप की फॉर्म में फैमिलीज या लोग जाते हैं। तो कराची से लेके हुंजा या स्कर्दू 10 to 12 डेज में वो फिर वहाँ से करके आता था, और एटलीस्ट इतना एक्सपेंस। अच्छा, हम लोग तलब भाई ग्रुप्स पे देख रहे होते हैं अक्सर फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर कि कितनी खूबसूरत जगह हो, कितनी भी अच्छी सर्विसेज हो, लोगों को ट्रैवल एजेंसी से शिकायतें होती हैं और वो शिकायतें बाज़ औक़ात जो है वो सही भी होती हैं, बाज़ औक़ात जो है ऐसा लग रहा होता है लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से जो है वो देख रहे होते हैं और किस तरीके से उसको डिफेंड कर रहे होते हैं अपनी एजेंसीज़ को और अपने काम को? इसमें 2-3 किस्म के पैकेजेस होते हैं। एक तो कस्टमाइज होता है जिसमें प्राइवेट फैमिली अपना ट्रिप प्लान करती है, वो इस लिहाज से ईजी है और कंफर्टेबल होता है कि उसमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से चीज़ डिज़ाइन की जाती है और उनसे शेयर की जाती है और प्लान एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें इस तरह की चीज़ मिनिमाइज़ हो जाती है कि जो चीज़ हमने बताई है वही उनको वहाँ चीज़ मिलती है, तो किसी किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती। ग्रुप टूर में क्योंकि एक मिनिमम बजट में उनको एक चीज़ सर्विसेज दी जा रही होती है, एक्सपेक्टेशंस लेकिन उनकी बहुत हाई होती है। अब ये जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है, इस डिफरेंस की वजह से वहाँ जाके अक्सर प्रॉब्लम आती है, ख़ास तौर पर होटल्स के मामले में, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी डायनामिक्स है। इस्लामाबाद अलग सिटी है, उसके अलग एक होटल्स का है, कश्मीर में अलग है, नारायण अलग है, हुंजा में अलग है। तो सब जगह जाके जब किसी एक जगह अच्छा हो जाता है, किसी दूसरी जगह लेवल कम हो जाता है या डिफरेंट डायनेमिक्स की वजह से उसको कंपैरिजन करता है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरी जो ग्रुप टूर में इसको बेहतर इस लिहाज से कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं कस्टमर से पहले ही बताई जाएँ, जिससे उसको पहले से पता हो, उसके इफ एंड बर्ड्स नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ पहले से पता होनी चाहिए। अक्सर लोग जो है यहाँ से जब हुंजा ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग आदी नहीं होते, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं 10-10 12-12 घंटे का, तो वो चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो वो थकावट और उसकी वजह से वो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसके अंदर मेन चीज़ ये भी होती है कि लोगों के पास प्लान्स और मैनेजमेंट की इशू होती है? अभी रिसेंटली मैं कल 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे नारायण से आगे चलास के पास एक जो है वो कोई ग्रुप टूर जा रहा था, वहाँ पे बस ख़राब हो गई, लेकिन उनके पास बैकअप नहीं था और बैकअप आते आते 12 घंटे लग गए और वहाँ पे स्टे करने के लिए भी कोई जो है वो उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी। तो 12 घंटे का जो गैप आया उसके अंदर ऑब्वियसली जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनके लिए बड़े मसले हुए। तो ये मिसमैनेजमेंट होती है या फिर बाज़ औक़ात ये भी लगता है कि फेसबुक ग्रुप्स पे जो लोग आते हैं वो अक्सर ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं ट्रैवल ग्रुप्स को, ट्रैवल एजेंसीज़ को? देखिए, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। नॉर्थन एरियाज़ में जब आप निकलते हैं तो अक्सर जगहों पे नेटवर्क इश्यूज़ भी आ जाते हैं। जब आप आबादी में होते हैं तो नेटवर्क है तो आपकी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास नेटवर्क ही नहीं है, तो आपको बैकअप मंगवाने के लिए कम्युनिकेशन मिस कर रहे होते हैं। तो अक्सर वो जो वहाँ से ट्रांसपोर्ट आ जा रही होती है उनके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है नेक्स्ट स्टॉप पे, वो फिर उन तक मैसेज पहुँचता है, तो फिर बैकअप आ जाते हैं, टाइम भी लगता है। तो कम्युनिकेशन, दूसरा डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस हर जगह गाड़ी अवेलेबल नहीं है, और पीक सीज़न में तो आपको पता है गाड़ियाँ वैसे शॉर्ट होती हैं, मैक्सिमम लोग ट्रैवल पे निकले होते हैं, तो बैकअप आने में थोड़ा टाइम लगता है। सही। अच्छा, तलब भाई बहुत से फेसबुक के ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि हेल्पफुल भी हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर, और डिफरेंट हम उनको इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, कोई ट्रैवल के अंदर है, कोई फूड रिव्यूज़ के अंदर है, बहुत सी ऐसी मल्टीपल है। इन ग्रुप्स के अंदर हम देखते हैं लोगों का बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एजेंसी के लिए आ रहे होते हैं या पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए आ रहे होते हैं।
तो ये कभी इस तरीके से आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी ग्रुप वाले ने या किसी फेसबुक ग्रुप ने किसी भी XYZ ने आपको ब्लैकमेल किया हो या आपसे पैसों की डिमांड की हो, या ये सिर्फ जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं जो हम फेसबुक पे दे रहे होते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का अभी तक इत्तेफाक हुआ तो नहीं है। लेकिन एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है इस हवाले से, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या मिसकमिटमेंट्स की बात होती होगी। कोई भी इंटेंशनली तो अपनी सर्विसेज ख़राब नहीं करना चाहता, कोई भी कंपनी प्रॉपर काम करना। कुछ लोग इंडस्ट्री में अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, लेकिन अपनी सर्विसेज को कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी दी जाए। दूसरी अगर कोई मेन चीज़ आती है कम्युनिकेशन की, हमारे भी ट्रिप्स निकलते हैं, उनको प्रॉब्लम शुरू में फेस ही करनी पड़ती है कि कराची में बैठ के अब कंट्री में जो हमारा टूरिस्ट गया हुआ है उनसे नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से बात नहीं हो पाती। तो उसका हल ये होता है कि हमारे हर सिटी में हमारे लोकल बंदा करेस्पॉन्डेंट, वहाँ पे हमारा लोकल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनके हमसे रब्ता नहीं हो पाए, उनको कोई परेशानी है तो उनसे रब्ता करें, मतलब मसले हल करने के लिए फौरी एक जो उनकी परेशानी वो दूर हो जाए, तो ये प्रॉब्लम आई नहीं। अच्छा तलत भाई, हम बार बार बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, 2-3 दफ़ा आपने उसका जिक्र किया। अभी 14 अगस्त को स्कर्दू से दुबई से स्कर्दू डायरेक्ट फ़्लाइट आ रही है PIA की। हम लोग PIS की डायरेक्ट फ़्लाइट चला रहे हैं दुबई से स्कर्दू के लिए, लेकिन जो दुबई से बंदा एक फ़ॉरनर आएगा पाकिस्तान के अंदर स्कर्दू में, जब वो ये चीज़ देखेगा कि उसके पास जो है वो पाकिस्तान का कोई भी लोकल नेटवर्क स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर नहीं चलता, और इवन 4G का कनेक्शन जो है वो है ही नहीं सरे से, तो ये फैसिलिटीज़ ना होने से पहले ही हमने जो टूरिज़्म इंडस्ट्री को एक बूस्ट देने की कोशिश की है, तो इससे कितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लगता आएगा? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम बिल्कुल है, और इसको गवर्नमेंट लेवल पे इसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक बेटर कम्युनिकेशन नहीं होगी इसमें हम उस तरह से एडवांटेज नहीं उठा सकते इस इंडस्ट्री में। जी। लेकिन बहरहाल वहाँ पे एस्कॉम की एक कंपनी है जो एग्जिस्ट करती है, और अपने तौर पे इसको जो कम्युनिकेशन रब्ता है और जो इंटरनेट के इशूज़ है उसको करने की कोशिश कर रही है उस तरीके से। अच्छा दरवे आपने बात की, हमने लोकल टूरिज़्म के ऊपर बात की, और हमने जो है वो होटल इंडस्ट्री के ऊपर भी बात की। वीज़ाज़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान का जो है वो 4th वर्स्ट रैंकिंग पासपोर्ट है। हमने शुरू में बात की कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतनी खूबसूरती के होने के बावजूद जो है वो हमारी पासपोर्ट रैंकिंग जो है, इसकी क्या आपकी नज़र में जो है वो एक रीज़न क्या है जिसकी वजह से इतना पीछे रह गए हैं? अनफॉर्चुनेटली पास्ट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कुछ हालात ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से एक हमारा नेगेटिव इमेज बाहर के लोग में बन चुका है। तो उसकी वजह मेन रीज़न तो यही है। कुछ इन्फ्लेशन और उसके मामूलात भी रहे हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मेन कंसर्न जो बाहर के लोगों होता है कि यहाँ एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी हो, कोई भी फॉरनर आता है, टूरिस्ट आता है या फैमिली आती है, मेन कंसर्न उसका सेफ्टी सिक्योरिटी होता है। उसको अगर हम किसी तरह पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज टूरिज़्म के थ्रू बाहर के लोगों तक पहुँचा तो डेफिनेटली उसमें बेहतरी आ सकती है। आपको लगता है CPEC ने पाकिस्तान के टूरिज़्म को लास्ट 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया है, या ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, या सिर्फ ये CPEC का जो एक रूट बना है और उसके बाद जो उन इलाकों के अंदर एक्सेसिबिलिटी आई है उसके बाद फ़ायदा हुआ है? इस CPEC कॉरिडोर से तो सिर्फ ट्रैवल टूरिज़्म नहीं, इकनॉमी में भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। पोर्ट के जो गवादर के पोर्ट से लेके जो हमारा आप कंट्री में गिलगित बल्तिस्तान में चाइना बॉर्डर तक के जो रोड बना है उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू होने के अभी चांसेस हैं, और उसमें रोज़गार भी होगा, उसमें टूरिज़्म भी इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो उम्मीद तो ये है कि बेटरमेंट होगी। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको कितनी सपोर्ट एज एन एजेंसी मिल रही होती है रोज़मर्रा के अंदर? अगर कोई मसले मसाइल हो, क्या एक्सेसिबिलिटी आसानी है, या फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको कांटेक्ट करना ही एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है? नहीं, वहाँ पे इस हवाले से हमें बहुत सपोर्ट होती है। जो इदारे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो बहुत सपोर्टिव होते हैं अपडेट्स के हवाले से, या भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, या वहाँ पे कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाए, या कभी। अच्छा, ये आप सॉरी बात ये गिलगित बल्तिस्तान की आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? ओवरऑल नॉर्दर्न एरियाज़ में गवर्नमेंट ऑफ KP की भी गवर्नमेंट भी आती है, जिसमें दारान सवाद और सारे एरियाज़ आते हैं जी। कश्मीर की साइड भी आती है, मेनली गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पे इस हवाले से बहुत मैनेज चीज़ें हैं और हेल्पफुल लोग हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत सपोर्ट मिली इस हवाले से।
अच्छा तलब भाई, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर बात की। हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी हैं। अच्छा तलब भाई, हमने जो है वो टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की। बीओपी ट्रैवल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो आप लोगों का क्या इंटरनेशनल उस पे भी काम है, अभी प्लान्स हैं, या फिर अभी आप लोग सिर्फ लोकल टूरिज़्म के ऊपर काम कर रहे हैं? अब कंट्री में फिर हम 2017 से हम नॉर्दर्न एरियाज़ के सारे प्लान्स किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सेगमेंट तो अच्छी तरह से ऑपरेशंस में वेल मैनेज्ड है। इस साल हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि हम उस पे इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे। स्टार्ट हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उम्रे से करें, और फिर जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस है टूरिस्ट, उसको भी फिर हम तो ये सारे जो हमारे पास ट्रैवल ग्रुप्स काम कर रहे हैं, रिसेंटली हमने 5-6 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स को देखा है, नई कंपनीज को बनते हुए देखा है। ये सारे रजिस्टर्ड हैं या सारे ये नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं? इसमें रजिस्टर्ड कंपनीज भी हैं और ज़्यादातर नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज है जो अभी इनिशियल लेवल पे हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है। तो कोशिश उसमें ज़ाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है कि आप लाइसेंस लेने के लिए आपको एक सर्टन डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिसेज और एक अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, तो वो हर किसी के लिए मुश्किल होता है। जी। तो वो इनिशियल लेवल पे लोग अपने तौर पे इसको स्टार्टअप के करते हैं कि डोमेस्टिक में वो कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे कि कोई उनको परेशानी। तो लाइसेंस की अगर हम फीस की बात करें तो अंदाज़न आपके हिसाब से कॉस्ट ऑफ लाइसेंसिंग कितनी है? उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको स्पेस वगैरह के हवाले से आपकी होनी चाहिए, कि रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, बैंक गारंटीज होनी चाहिए। वो तो अराउंड 5 to 6 lakhs अगर आपके पास हो तो आप एक लाइसेंस लाइसेंस ले सकते हैं। और ये हम लोकल लाइसेंस की बात कर रहे हैं, नेशन वाइड आपका काम? डोमेस्टिक लाइसेंस। लाइसेंस। अच्छा ये दरमियान हम देख रहे हैं पीआईए एक ज़माने में, जिस दौर की हम आपसे बात कर रहे हैं, या जो आपका ये हम कहेंगे कि जिस दौर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे पीआईए ही एक एयरलाइन होती थी, या हम एयर एशिया देखते थे उस ज़माने में। उसके बाद अगर हम देखें आज की जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, इसके बाद जो है वो कितनी ज़्यादा हमारी जो सर्विसेज है उसमें बेहतरी आई है, या आपको लगता है कंपटीशन में पैसे कम करने के चक्कर में सर्विसेज भी गिरती गई हैं? नहीं, इसमें मुख्तलिफ कंपनीज आई हैं, एयर ब्लू भी आई है, एयर सेल भी आई है, सिविंग एयर भी है, एयर ब्लू भी काम कर रहा है, पी आई ए के ऑपरेशन एफिलिएटेड नेशन वाइड है। तो सर्विसेज अपने अपने तौर पे बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये कंपटीशन होने से ये बेनिफिट ज़रूर मिला है कि लोगों को चॉइसेस मिल गई अपने जो रिक्वायर्ड उनको टाइम है उस पर ऑल्टरनेट उनके पास ऑप्शंस होते हैं, और प्राइस पे भी डेफिनेटली उनको एज मिल जाता है। और आपको लगता है पीआईए का भी अपने वापस गोल्डन एरा के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। और उसका हल एक प्राइवेटाइजेशन है? प्राइवेटाइजेशन भी इसका हल है बिल्कुल, और गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जाए तो डेफिनेटली यही इदारा है जो मुख्तलिफ इदारों मुल्कों में जाके एयरलाइंस खड़ी कर चुका है। पाकिस्तान की एयरलाइन क्यों नहीं खड़ी? तभी अगर मैं बात करूं कि फॉरेनर्स के साथ भी आपका ज़रूर इंटरेक्शन होता होगा। फॉरेनर्स की एक बेसिक, अगर हम बिल्कुल एक पाकिस्तान का एक पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या उनके व्यूज़ हैं, अगर कोई दूसरे फॉरेनर्स देख रहे हो तो अगर हम सुन के अगर वापस आना चाहें, यहाँ पे पाकिस्तान विजिट करना चाहें? अगर फॉरेनर्स आते हैं उनके साथ नॉर्दर्न एरियाज़ में उनका ज़्यादा रुझान है आने का, शहरों में भी आते हैं, विजिट्स करने आते हैं, उनको विजिट्स करवाते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर्स आते हैं, और उनका जो पॉजिटिव जो बात है घूमने की, वो नेचर को एंजॉय करते हैं। तो वो क्योंकि वो उनका एक पैशन होता है, मुख्तलिफ दुनिया घूमे हुए होते हैं, तो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो उसको उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि उनको बहुत अच्छे होटल चाहिए हों, लग्जरी होटल चाहिए हों, ये लग्जरी गाड़ी चाहिए हो, तो सिर्फ उसी में ही करना है। वो चलते फिरते अपना कैंपिंग का भी कर लेते हैं, जो अच्छी जगह लग रही होती है उस जगह जाके वो अपना स्टे करते हैं। उनकी सिक्योरिटी के हवाले से आपको क्या लगता है, कितनी सेटिस्फाइड किस्म की सिक्योरिटी उनको दी जाती है? सिक्योरिटी के हवाले से कुछ जो प्रोसीजर हैं उसको फॉलो करना पड़ता है हमें। और वो क्या है, अगर हम बताना चाहें? आप नॉर्दर्न एरियाज़ में मुख्तलिफ जो एरियाज़ जिस जगह पे विज़िट करना चाहते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होती है, अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो फिर हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, तो उस हवाले से फिर वो सेफ्टी से और वो सारी चीज़ें जो उनका ट्रैवल गाइड होते हैं वो मैनेज कर। अच्छा तब में हम फॉरेनर्स को अट्रैक्ट तो कर पाए, आपकी नज़र में जो हम लोग, अगर मैं आपके दौर की बात करूं, आपके जिस टाइम की नारायण की बात करूं, 90s और 80s के नारायण की, और मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं नारायण की, अगर आज के नारायण की बात करूं तो अब नारायण का सिर्फ एक आराम से एक्सेसिबल है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं। वहाँ की खूबसूरती को जो है वो अगर हम देखते हैं तो हर जगह कचरा वहाँ पे फैला होता है।
ये गवर्नमेंट लेवल पे काम नहीं होता है, ये सारा कसूर आवाम का ही है? इसमें दोनों चीज़ें हैं, समटाइम्स गवर्नमेंट की तरफ से भी लैगिंग होती है, और दूसरी जो मेन जो रीज़न है वो हमारी लोगों की एजुकेशन का मसला है। तो इस हवाले से उनको एजुकेट करना पड़ेगा। तो अक्सर जो देखा गया है कि जो जगह कमर्शलाइज हो जाती हैं या जहाँ टूरिस्ट का रुझान ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम आती है कि लोग उसको ख्याल नहीं कर रहे होते। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट लेवल भी और जो वहाँ लोकल्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ओन करते हैं अपने एरिया को, और उन्होंने इस तरह का सेटअप पूरे हर जगह पे, हर टूरिस्ट जगह पे किया हुआ है। और वहाँ आप अगर कभी इत्तेफाक हो, कभी आपने अगर खुलेआम सड़क पे आपने फेंक दिया कचरा फेंका है, तो आपको टोक देते हैं कि आप उठाएं और उसको डस्टबिन में डालें। सही। तो ये वहाँ पे लोग इस हवाले प्रॉपर एजुकेट हैं, उसकी वजह से है कि ये है कि वहाँ सफाई सुथराई आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी उसमें। तो ये हमारा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, मैं केपीके की बात कर रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली बात करूँगा कि एक बहुत खूबसूरत जगह थी आपका बाबूसर टॉप पे। बाबूसर टॉप पे सिवाय बर्फ़ तो नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन बाबूसर टॉप पे सिर्फ कचरा लाजमी नज़र आ रहा था। तो वो एरिया गिलगित बल्तिस्तान से का है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बाबूसर टॉप। नहीं वो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं आता, वो केपीके में आता है। तो आपकी नज़र में ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जो नीचे गिलगित बल्तिस्तान का एरिया साफ़ हो चुका है, और केपीके एरियाज़ के अंदर जो मैनेजमेंट का इशूज़ है? इसमें मैनेजमेंट इशूज़ है। वहाँ अगर डस्टबिन अवेलेबल होंगी तो शायद कोई उसमें डस्टबिन में डाल दे, लेकिन अगर डस्टबिन ही अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो ये चीज़ क्रिएट होगी। चलो भाई, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हमारे पास रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर केपीके के एक बहुत ही, मैं कहूँगा एक गुंजानाबाद एरिया था, लेकिन बहुत खूबसूरत एरिया था। वहाँ के एक लोकल्स की मैं बात कर रहा था। उस वीडियो के अंदर लोगों को दिखाया गया कि उनका कंसर्न ये था कि हम लोग का टेररिज्म का यहाँ पे इसलिए ज़्यादा रुझान था उस दौर के अंदर कि वहाँ पे जो फॉरेनर्स आते थे वो वहाँ की तहज़ीब और वहाँ के कल्चर का जो है वो रख रखाव नहीं करते थे, उनकी वहाँ को फॉलो नहीं करते थे। तो आपकी नज़र में ये चीज़ें जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर टेक की गई हैं और सिक्योरिटी प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जा रही है? सिक्योरिटी तो प्रोवाइड की जा रही है, और उन इलाकों का डेफिनेटली हमें ख्याल रखना भी चाहिए जो उनकी नॉर्म्स हैं। लेकिन मेन चीज़ जो इस सिलसिले में कमी महसूस होती है वो ये है कि एजुकेशन की कमी है। और एजुकेशन अगर प्रॉपरली इस हवाले से, एक तो तालीम का रुझान गिलगित बल्तिस्तान के बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ की एज ये है कि 100% लिटरेसी रेट है ऑलमोस्ट। कोई भी बंदा आप मिलेंगे आप गिलगित बल्तिस्तान में तो वो एजुकेटेड मिलेगा, पढ़ा लिखा होगा, तो उसका डेफिनेटली एक्सपोजर मुख्तलिफ इदारों में रहा होगा, तालीमी के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से मिला होगा, तो कम्युनिकेशन में ये भी बेहतरी आई है उनकी, और पढ़े लिखे होने की वजह से उनमें शऊर भी है जी। तो एजुकेशन का अगर ये ट्रेंड नेशन वाइड मुख्तलिफ जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ कमी है उसमें एजुकेशन बड़ा की फैक्टर होगा इस बेहतरी के लिए, वहाँ के लोगों के लिए भी, और टूरिज़्म में बड़ा हेल्प होगा, क्योंकि जब लोग जाते हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन का बैरियर आता है तो वो बहुत हेल्पफुल होगा उनको। तो एजुकेशन और शऊर की वजह से जो है गिलगित बल्तिस्तान में आप देख रहे हैं टूरिज्म ज़्यादा जो है वो ब्लूम करेगी। बहुत अच्छा तलब भाई, कराची से बैठ के आप कराची वाले होते हुए केपीके और गिलगित बल्तिस्तान की जो मैनेजमेंट देखनी है टूरिज्म के हवाले से, ग्रुप्स को कितना आसान हो जाता है आपके लिए मैनेज करना? या बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होता है कराची से बैठ के 1600 क्या कहते हैं किलोमीटर दूर जो आपने एरियाज़ को जो है वो मैनेज करना? मुश्किल एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ। मुश्किल तो नहीं है, बेसिकली जो चैलेंजेस आते हैं मेन चीज़ होती है आपकी टीम, वही आपका एसेट होती है किसी भी कंपनी का। अगर आपके पास प्रॉपर टीम है, रिस्पॉन्सिबल टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, तो डेफिनेटली फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो मेन चीज़ ये है कि हमने उनको ट्रेन किया अपनी टीम को शुरू में, और उनको टूरिज़म की फील्ड में लेकर आए, उनको सवाल से मुख्तलिफ एक्सपोजर दिए। जो उसके बाद हमने अपने जो होटल सेटअप्स किए हैं इस्लामाबाद में, हुंजा में, स्कर्दू में, तो वहाँ भी हमने यहाँ से अपनी कराची से कुछ टीम भेजी हुई, कुछ लोग वहाँ के हमने लोकल हायर किए हुए। सही। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं, और वो हमारे बंदे जो रिसोर्सेज वहाँ मौजूद हैं उनके होने से हमें बेनिफिट ये है कि कम्युनिकेशन का जो एक बैरियर आता था या जो एक प्रेजेंस हमारी नहीं थी वहाँ पे कराची में होने की वजह से, तो उसमें बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो गई, फौरी मामला रिजॉल्व होते हैं। अच्छा, सही, उनके मैनेजमेंट आसानी हो जाती है, बहुत ईजी हो गई। सर भाई बिल्कुल। आपके कराची को जिस तरीके से हम जैसे ही छोड़ते हैं तो हमें कराची वाले खाने कहीं नहीं मिलते,
तो आपके होटल्स के अंदर वो कराची वाले खाने मिलते हैं या फिर वो हमें सिर्फ कराची के अंदर ही मिल सकते हैं? नहीं, इसमें हमने कोशिश ये की है, जो हमारे शेफ्स हैं या जो मैनेजमेंट है, वो हम कराची से ही हमने भेजी है वहाँ पे। सही। तो उनको जो कमी महसूस होती थी कराची के लोगों को कि वहाँ जगह उन खाना अच्छा नहीं मिलता जी। खाना उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं मिलता, जी जी। तो वो हमने उस कमी को दूर करने की कोशिश की है। और जो सर्विसेज वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं बीइंग ए कराचियन, तो वो हम अपने लोगों को बेहतर तौर पे सर्व कर रहे हैं। चले, हम आपके होटल्स को लाजमी विज़िट करेंगे जब भी हमारा जाना होगा, और ट्राई करेंगे कि कराची के खाने हमें जो है वो वहाँ पे मिलते हैं कि नहीं मिलते। इसी के साथ आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी जो है वो अपना नेक्स्ट ट्रिप, तो BOP ट्रेवल्स को लाजमी जो है वो याद रखिएगा और इनके होटल्स को और इनके पैकेजेस को ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आपने देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, फॉलो कीजिएगा हमें इंस्टाग्राम के ऊपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।